साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम पाठ योजना कैसे बनाई जाती है इस विषय पर संक्षिप्त में बात करेंगे। पाठ योजना एक, जिसमें इस तरीके से कक्षा 9 दिनांक और विषय, सबसे पहले हमने जो पाठ योजना तैयार की हुई है इसका एक रूप, एक चित्र जो है पूरा हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपने एक बार पूरा पाठ योजना को देख लिया है। अब हम विस्तार से बातें करते हैं। पाठ योजना एक में सबसे पहले जो है आप कक्षा संख्या डालेंगे, दिनांक और विषय भारतीय इतिहास और समय चक्र प्रथम, यानी प्रथम बेला में हमारी पाठ योजना चल रही है। और प्रमुख विचार क्या है, प्रकरण क्या है, तो शेरशाह का शासन प्रबंधन, इस विषय पर विस्तार से बात करनी है। और इसके लिए 40 मिनट की अवधि निर्धारित की गई है। विद्यालय है, यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं या फिर आप जहाँ माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों को इतिहास का ज्ञान कराकर उनकी बुद्धि का विकास करना, यानी छात्रों को इतिहास के बारे में बताना और ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो सके, और घटनाओं एवं परिस्थितियों की सहायता से भूतकाल का वर्तमान से संबंध जोड़ना, यानी पीछे की जो घटनाएं हैं, इतिहास की जो घटनाएं हैं जो बीत चुकी हैं, उनका वर्तमान से क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, इस विषय पर हम जो है बातें करते हैं, छात्रों के सामने नए नए विचार रखते हैं। तीसरी चीज़ है कि छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम इतिहास से जो बातें सीख रहे हैं अपने छात्रों को उस बारे में बताएं कि इससे हमारे देश के लिए क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर। चौथी बात है कि इतिहास के क्रमिक विकास में होने वाले वर्णनों के ज्ञान के माध्यम से छात्रों में जागरूकता और रुचि उत्पन्न करना। तो छात्रों में विभिन्न विभिन्न माध्यमों से रुचि उत्पन्न करना, ये जो है सामान्य उद्देश्य है। अगर हम विशिष्टताएं पर बात करें तो छात्र यह जानने में समर्थ होंगे कि शेरशाह ने एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना की थी। यानी शेरशाह का जो शासन प्रबंधन है बहुत व्यापक रूप से पैमाने पर फैला हुआ था, लेकिन शेरशाह ने जो है एक केंद्रीय शासन की स्थापना की थी। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ों का जो है केंद्र है, वहीं हमारी संसद है, वहीं से हमारी नीतियाँ बनती हैं। अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि वहाँ जाकर कानून बनाते हैं हमारे लिए, और फिर कार्यपालिका और विधायिका के माध्यम से पूरे देश में वो बातें लागू कराई जाती हैं। तो इसी तरीके से शेरशाह ने भी एक केंद्रीय शासन की स्थापना की थी। दूसरी विशिष्टता यह है कि छात्र यह भी जान सकेंगे कि शासन सुविधा के लिए उसने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था। यह जो है पाठ्य योजना में आप जान पाएंगे कि कितने प्रांतों में शेरशाह ने अपने साम्राज्य को बांटा था। तीसरी बात है कि छात्र यह भी जानने में समर्थ होंगे कि प्रांतों में जिलों या सरकारों की व्यवस्था थी। आज भी यह प्रक्रिया हम देखते हैं कि प्रांतों में जिलों और सरकारों की व्यवस्था थी, और शेरशाह ने भी ऐसा शासन प्रबंध किया हुआ था। चौथी चीज़ है कि छात्र यह भी जान सकेंगे कि शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे। गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थे। पांचवी बात है कि छात्र यह भी जानेंगे कि उसने अर्थात शेरशाह ने जनता के लिए अनेक कार्य किए। शिक्षण सामग्रियों में हम भारत का तत्कालीन मानचित्र देखते हैं, यानी शेरशाह के समय का भारत का मानचित्र किस प्रकार का था,
शिक्षण सामग्री में हम इसका प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान अर्थात जो ज्ञान छात्र जो है जान चुके हैं, तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पूर्व ज्ञान यह है कि छात्र शेरशाह की विजयों के विषय में पढ़ चुके हैं। अब अगली चीज़ आती है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे जिससे जो है बच्चों को जो है छात्र जो है अपने जो है मस्तिष्क में उन बातों को रख करके आगे की बातों को ध्यान से सुन सके। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम देखते हैं कि यह प्रश्न है पहला कि शेरशाह दिल्ली का शासक कब बना। दूसरा है दिल्ली का शासक बनने के बाद उसने किन किन राज्यों को जीता। तीसरा प्रश्न है इस विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने क्या व्यवस्था की। इस विषय पर, इस प्रस्तावना प्रश्न पर आगे चर्चा होनी है। अब अगली बात जो देखते हैं हम वह क्या है, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यही है कि आज हम शेरशाह के शासन प्रबंध का अध्ययन करेंगे, शेरशाह के शासन प्रबंध के विषय में जानेंगे। अब हम यहाँ पर प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि पाठ्य वस्तु, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है। सबसे पहली चीज़ कि केंद्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, इस पर हमें चर्चा करनी थी। शेरशाह की जो है न्याय प्रणाली कैसी थी और विभिन्न जो है प्रांतीय शासन कैसा था, जिले का शासन कैसा था, गांव का शासन कैसा था। तो इस विषय पर हमने पाठ्य योजना के क्रम में बातें की। तो प्रश्न क्या है, शिक्षक पूछेंगे कि आजकल हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। छात्र यदि जानते होंगे तो उत्तर देंगे हाँ हम जानते हैं, और टीचर जो है फिर पूछेंगे तो छात्र उत्तर देंगे कि राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न शिक्षक पूछेंगे कि राष्ट्रपति किस संस्था की सहायता से शासन चलाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि राष्ट्रपति जो है, अगर जानते होंगे तो बताएंगे कि मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति शासन चलाता है। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि शेरशाह के समय शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। छात्र उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है वह किसकी सहायता से शासन चलाता था। छात्र उत्तर देंगे। फिर जो है छात्रों को उत्तर देने के बाद अध्यापक का कथन सामने आएगा। अध्यापक कहेंगे कि आजकल हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। इस कारण जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। वह मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन चलाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जनता की प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी समिति है जिसे कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता प्राप्त है। और जब ये जो है अध्यापक कथन करेंगे तो छात्र की क्रिया क्या होगी कि छात्र अध्यापक के कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य क्या होगा कि सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजतंत्र, निरंकुश जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, और स्वेच्छाचारी अपने हिसाब से चलने वाला राजतंत्र, यानी राजा, राजा के बाद उसका पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, ये व्यवस्था। और सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान, किंतु प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार, यानी शेरशाह का जो व्यवहार था वो प्रजा से पुत्रवत व्यवहार था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो मूल्यांकन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों से पूछा जाएगा कि शेरशाह के समय शासन की समस्त शक्तियाँ किसके हाथों में थी। तो शासन की समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों में थी, और राजा उस समय शेरशाह थे। अध्यापक अपना कथन जारी रखेंगे और शिक्षक क्रियाओं में कहेंगे कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का वैधानिक प्रधान है। शेरशाह के समय में निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजतंत्र अर्थात एक तंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। सुल्तान शासक का सर्वे सर्वा था। शासन की समस्त विधायिनी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्तियाँ उसके हाथ में थी, किंतु उसने प्रजा को पुत्रवत समझा और हमेशा उसका हित चिंतन किया। शिक्षक ऐसी क्रियाएं करेंगे और छात्र की क्रिया होगी कि छात्र अध्यापक के कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षक जो है प्रश्न पूछेंगे कि आजकल हमारी सरकार की नीतियां कौन निर्धारित करता है।
तो संसद जो है कानून बनाने का काम करती है और विधायिका जो है कानून बनाती है। अगला प्रश्न पूछेंगे कि मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किस संस्था के प्रति उत्तरदायी है। तो अगर बच्चे जानते रहेंगे तो उत्तर देंगे संसद। फिर अध्यापक अपना कथन देंगे। अध्यापक कहेंगे कि शेरशाह का शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का प्रतीक था। वह स्वयं शासन की नीतियां निर्धारित करता था। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनके कार्यों का निरीक्षण वह स्वयं करता था। तो छात्र अध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य है कि कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नीति निर्धारण सुल्तान के द्वारा होता था। अब बारी है मूल्यांकन की। तो सभी कर्मचारी किसके प्रति उत्तरदायी होते थे उस समय? राजा के प्रति। उस समय राजा शेरशाह थे। अब जैसे टीचर ने कहा है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना बनानी है, तो इतना पर्याप्त है। अगर विस्तृत पाठ्य योजना बनाने को कहा गया है तो इसमें आप प्रांतीय शासन के बारे में जोड़ सकते हैं, जो कि शेरशाह के शासन प्रबंध से जुड़ा है। जिला शासन किस प्रकार था, इसे आप जोड़ सकते हैं पाठ्य वस्तु में। परगना व्यवस्था किस प्रकार थी, इसे आप जोड़ सकते हैं। गांव शासन की व्यवस्था कैसी थी उस समय, इसे आप जोड़ सकते हैं। पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था की कैसी थी, इसे आप जोड़ सकते हैं पाठ्य वस्तु में। सैनिक व्यवस्था कैसी थी, इसे आप जोड़ सकते हैं। न्याय व्यवस्था कैसी थी, इसे आप जोड़ सकते हैं। भूमि प्रबंधन किस प्रकार था, इसे आप जोड़ सकते हैं। कैसे लगान लिया जाता था, कर की कैसी व्यवस्था थी, इसे आप लिख सकते हैं। सड़क, सराय एवं डाक चौकी की व्यवस्था किस प्रकार थी, इसे आप लिख सकते हैं। प्रजाहित के लिए शेरशाह ने क्या क्या कार्य किए, इसे आप लिख सकते हैं। और मानचित्र का प्रयोग करके आप जो है इस पाठ्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।